चलो बेटा, आज हम लोग चर्चा करते हैं इतिहास वैकल्पिक विषय के ऊपर कि इतिहास को कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, कैसे पढ़ा जाए। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि देखो, इतिहास पढ़ने के मॉडल्स होते हैं, प्रतिमान होते हैं। एक ही घटना पर अलग अलग दृष्टिकोण होता है। ठीक है, कि जैसे मान लो, खासकर मैं अभी बीपीएससी पे बात कर रहा हूं, तो मान लो बिहार की कोई एक घटना ले लो कि जैसे अभी बेगूसराय में कुछ हिंसक वारदात हुई। अब है तो हिंसा, उसकी कोई तारीफ तो कर नहीं सकता है, लेकिन उसको प्रस्तुत करने का तरीका अलग अलग है। कोई कहता है कि ये जंगल राज का प्रदर्शन है, तो कोई इसे जातीय रंग देने का क्या करता है, प्रयास कर रहा है। कोई इसे एक भयावह रूप देने का प्रयास कर रहा है। देखो, एक ही घटना है और उस घटना को प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। कोई इसके इम्पोर्टेंस को बढ़ा देगा, कोई इसके इम्पोर्टेंस को कम कर देगा। अब जैसे मान लो जंगल राज पार्ट 2 यदि इसे कहा जाए, जो ऐसा कुछ लोग कहते हैं, तो लगता है कि राजनीति से प्रेरित ये है। अब कोई किसी ने कहा कि ये जातीय हिंसा है, तो ये क्या हुआ, इसके स्वरूप को छोटा करना हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार इतिहास में भी एक ही घटना है और उसके प्रस्तुतिकरण अलग अलग है। तो इसीलिए आप अपने क्वेश्चन में देखते होंगे, कहीं व्याख्या करो लिखा है, कहीं विवेचना करो लिखा है, कहीं समालोचना करना लिखो, कहीं आलोचना कैसे किया जाए वो लिखा रहता है। तो इसका मतलब है कि उस एक ही प्रश्न के उत्तर के कई प्रारूप हैं। तो देखो, इतिहास पढ़ने के जो संकल्पना है हमारे पास, इसमें क्या कौन कौन सा है। सबसे पहला है साम्राज्यवादी मॉडल, फिर है वामपंथी मॉडल, फिर है दक्षिणपंथी मॉडल या राष्ट्रवादी मॉडल। ठीक है, फिर आपके पास क्या है, सबाल्टर्न स्कूल या उपासनावादी। ठीक है, और फिर क्या है, लेटर मॉडर्न हिस्ट्री मॉडल, मतलब उत्तर आधुनिक इतिहास, उत्तर आधुनिक इतिहास। ये सारे मॉडल्स हैं। अब देखो, इन सब की अपनी अपनी कुछ न कुछ विशेषताएं, और उस आधार पे वो इतिहास को लिखता है। साम्राज्यवादी इतिहास का मतलब हुआ कि जो इतिहास को ब्रिटेन के नजरिए से देखता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं साम्राज्यवादी इतिहासकार। ठीक है, और भारत के इतिहास पर ऐसे इतिहासकारों का बहुत ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि जो संगठित आप भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं, उस भारतीय इतिहास को कालक्रम में विखंडित करना, ये और उसे वैज्ञानिक स्वरूप देना, ये सब चीज की शुरुआत तो अंग्रेज इतिहासकारों के द्वारा ही हुआ। तो निश्चित तौर पर उन्होंने भारत के इतिहास को क्या कर दिया, साम्राज्य के, ब्रिटिश
साम्राज्य के हित के अनुकूल लिखा। आप एग्जाम्पल के तहत देख सकते हैं कि जैसे मान लो हमारे देश में 1920 में सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन हुआ, हड़प्पा का सबसे पहले, फिर मोहनजोदड़ो का 21 में हड़प्पा हुआ, 1922 में मोहनजोदड़ो। विश्व को आश्चर्य में डालने वाली सभ्यता थी। उस पूर्ण नगरीकृत सभ्यता थी, कांस्य युग की सभ्यता थी, आज से 5000 वर्ष पहले की सभ्यता थी। तो अंग्रेज इतिहासकारों ने क्या कह दिया कि ये सभ्यता जो है वो सुमेरियन और मेसोपोटामियन सभ्यता का क्या है, उपनिवेश था। इसका मतलब है आज भी तुम उपनिवेश थे, आज से 5000 वर्ष पहले भी उपनिवेश थे, तुम्हारी अपनी कोई संस्कृति नहीं। अब स्वाभाविक है जब अध्ययन हुआ, विस्तार हुआ, तो भाई अब इस पे तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, क्या आलोचना करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव या जो विकास है वो समकालीन सभ्यता के उपनिवेश के रूप में नहीं, उपनिवेश के रूप में हुआ था, आलोचना करें। अब यहां आलोचना होगी कि बिल्कुल नहीं हुआ है, अपनी मौलिक सभ्यता का विकास है। तो इसी प्रकार जो है क्या होता है, अपने अनुरूप इतिहास को ढालने का प्रयास किया जाता है। वामपंथी या साम्यवादी इतिहास, खासकर सोवियत संघ के उदय के बाद भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व पर इतिहास के ऊपर साम्यवादी इतिहासकारों का बड़ा प्रभाव रहा। और कार्ल मार्क्स ने इतिहास के अध्ययन में केंद्र में वर्ग संघर्ष माना कि भाई इतिहास की कोई भी घटना होगी उसमें क्या होगा, केंद्र धन होगा। तो इसलिए साम्यवादी इतिहासकारों के द्वारा ये हमेशा बल दिया जाता है कि इतिहास में जो भी घटना हुई है वो वर्ग संघर्ष है। ठीक है, निश्चित तौर पर मनुष्य के प्रतिस्पर्धा, किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा हो, उसका एक बिंदु तो धन होता ही है, इससे कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन उसका संपूर्ण रूप से मूल कारण धन ही है, ये कभी भी नहीं हो सकता है। तो अब यहां पर व्याख्या और टिप्पणी वाली क्वेश्चन आ जाएगी। ठीक है कि भाई क्या आर्यों एवं अनार्यों या आर्यों का जो भारत में संघर्ष हुआ, क्या उसके मूल में भी क्या था, धन था? कदापि नहीं था। धन तो था ही, लेकिन वास्तव में आर्यों के जीवकोपार्जन पर ही समस्या आ गई थी, इसलिए वो मध्य एशिया से यहां ट्रांसफर हुए थे। और स्वाभाविक है विषम जातीय होने के कारण उनमें आपस में संघर्ष हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो वहां पर हमें किस प्रकार से उत्तर देना है वो देखना हो। दक्षिण पंथी या इसको अपन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी कहते हैं या राष्ट्रवादी इतिहास भी कहते हैं। और जो दक्षिण पंथी इतिहास होता है या राष्ट्रवादी इतिहास होता है, इस इतिहास में आप देखोगे कि तथ्यों का या आंकड़ों का अवहेलना कर दिया जाता है और उसके स्थान पर क्या कर दिया जाता है, भावनाओं को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, और उसका ऑब्जेक्टिव होता है उग्र राष्ट्रवाद को पैदा करना, ताकि राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकता, अखंडता इसको कायम रखा जाए। जैसे एज एग्जाम्पल लो
वीर सावरकर ने 1908 ईस्वी में कहा कि 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अब ये परीक्षण का विषय है कि स्वतंत्रता संग्राम था या नहीं। तो था तो भाई इसे पूरे भारत में फैलना होना चाहिए, इसका एक नेतृत्व होना चाहिए, इसका कार्यक्रम अग्रमुखी होना चाहिए। अब क्या इन सारे मापदंडों पे वो उतर रहा है? यदि उतर रहा है तो है, नहीं उतर रहा है तो नहीं है। तो यहाँ समालोचना भी होगा, आलोचना भी होगा, विवेचना भी होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के नेचर्स को देखना है कि वो किस मॉडल से आया हुआ है। ये सबाल्टर्न स्कूल या उपासनावादी या दलित अप्रोच भी इसे कहा जाता है। ये कहता है कि इतिहास को नीचे से देखिए, ऊपर से नहीं। इनका क्या कहना है समझो। इनका ये कहना है कि वास्तव में परिस्थिति नेतृत्व को बनाता है, नेतृत्व परिस्थिति को नहीं बनाता है। इसलिए परिस्थिति का अध्ययन करना अनिवार्य है। एग्जाम्पल से समझो कि गांधी को गांधी किसने बनाया? वो भारत के लाखों करोड़ों आवाम ने, जिसने अंग्रेजों की लाठी अपने ऊपर खाई, स्वतंत्रता के बलिवेदी पर प्राण दिया, लेकिन स्वतंत्रता का श्रेय गांधी को है। और आपको होगे भी कि सर नेतृत्व को तो श्रेय मिलना भी चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए, लेकिन सिपाही को भी तो श्रेय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो इसलिए इसको कहते हैं हिस्ट्री को नीचे से ऊपर देखिए। कि जो आप अभी RR मूवी देखे होंगे, उन आदिवासी नेतृत्व को भी तो देखना है। उनने भी तो स्वतंत्रता की बलिवेदी पे प्राण चढ़ाया। सिद्धू कान्हू को छोड़ दोगे, बिरसा मुंडा को छोड़ दोगे, जवाहरलाल नेहरू को किसान नेता बनाने वाले बाबा रामचंद्र थे, उसको छोड़ दोगे, और यदि नींव को ही छोड़ दोगे तो ऊपर का महल कितना देर रहेगा? ठीक है। तो जैसे यहां क्वेश्चन आता है कि भाई 1857 का जो मूवमेंट है, मूवमेंट कर रहे हैं, विद्रोह जो है वो क्या है? स्वस्फूर्त है, अपने आप हो गया था। ये सबाल्टर्न का मानना है, क्योंकि नेतृत्व तो मध्य में आया था। मेरठ में बिगुल फूटा और भाई यहां तो जबरदस्ती उन्होंने आके बहादुर शाह जफर को शासक बना दिया था। तो मेरठ में विद्रोह की शुरुआत करने वाला, वहां पर नेतृत्व लेने वाला जो सिकंदर बख्त खान थे, उनका नाम कितने लोग जानते हैं? लेकिन बहादुर शाह जफर, जो कि नेतृत्व लेने के लिए तैयार भी नहीं था, डर के मारे तैयार हुआ था, उसके ऊपर कई कसीदे गढ़े जा रहे हैं। सिकंदर बख्त खान कहां गए कोई पता नहीं। अंग्रेजों ने उनके साथ क्या सलूक किया, आप में से किसको मालूम? तो ऐसे जो हमारे महानायक हैं, जो जमीनी स्तर पे काम किए, उनको आप छोड़ नहीं सकते। और उत्तर आधुनिक इतिहास का मतलब होता है क्या कि भाई मान लो आज ये कई चीजें हैं इतिहास में वो मान्यता प्राप्त, लेकिन उत्खनन के कार्य चल रहे हैं, रिसर्च के कार्य आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे इतिहास की मान्यताओं में परिवर्तन हो सकता है। जैसे भाई आज ये मान्यता प्रदान किया गया है कि आर्य मध्य एशिया से आए, हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हो। ये अंग्रेज साम्राज्यवादी इतिहासकारों का देन वही स्थापित करके गए। लेकिन जिस प्रकार से भारत में वर्तमान खुदाई से बागपत में, मेरठ के पास में, अन्य क्षेत्रों से हमें उत्खनन के सामग्री मिल रहे हैं,
उससे तो ये स्पष्ट हो रहा है कि भाई आर्य भारत से नहीं है, भारत से बाहर से नहीं आया, भारत के ही रहने वाले थे। तो ऐसी कई मान्यताएं बदल जाती हैं भविष्य में चलकर, तो उसी को हम लेटर मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, क्या आप इससे सहमत हैं या इस पर आपका क्या विचार है? ठीक है, तो ये आजकल बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आ रही है और खासकर प्राचीन भारत मेडिवियल से ये सब क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले क्वेश्चंस की प्रवृत्ति को पकड़ना है। ठीक है, तब जो है वो क्या करना है, आपको आंसर सही दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे।